नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास गुरुवार को 3 धमाके हुए। पहले 2 धमाके शाम को कुछ मिनटों के अंतराल पर हुए, जबकि तीसरा देर रात हुआ। अब तक इन धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं आईएसआईएस ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की जिम्मेदारी ली। पहले ब्लास्ट के बाद फ्रांस ने दूसरे धमाके को लेकर अलर्ट जारी किया, जिसके कुछ देर बाद फिर से धमाका हुआ। काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में धमाके की वजह से अफरा तफरी का माहौल। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया और आतंकियों को चुनौती देते हुए कहा कि हमला करने वाले आतंकियों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन इसका तरीका और समय हम खुद चुनेंगे। काबुल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों को चेताते हुए कहा कि उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि हम ये भूलेंगे नहीं, हम चुन चुनकर शिकार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में रह रहे अपने अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे। हमारा मिशन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त अमेरिकी फौज को फिर से अफगानिस्तान भेजेंगे। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बात बनानी है। किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, किसानों पर गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को किसान पंचायत होगी, जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका है। बातचीत के मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वास्तव में सरकार बातचीत के लिए गंभीर नहीं है, जैसा सरकार दावा कर रही है। ऑक्सीजन की कमी के बिना कोई नहीं मरा, उसी तरह सरकार इस मुद्दे पर भी बातचीत नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि अगर सच में सरकार बातचीत करना चाहती है तो लेटर जारी करके समय और जगह बताएं। किसान बातचीत में जरूर शामिल होंगे। बातचीत का लाइव टेलीकास्ट किया जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि बिना कृषि कानूनों को वापस लिए और एमएसपी की गारंटी के यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब ये देश बचाने का आंदोलन है और इसके लिए जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर यह आंदोलन जीतता है तो देश जीतेगा, अगर आंदोलन हारता है तो देश हारेगा। दिल्ली में बॉर्डर पर रास्ते बंद होने से आने वाली परेशानी को लेकर उन्होंने कहा कि जनता को तकलीफ हो रही है, इसका एहसास है, लेकिन जब तक सरकार नहीं समझेगी आंदोलन वापस नहीं होगा। अभिनेता सोनू सूद और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच आज दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा और अन्य भी मौजूद रहे। सोनू सूद की सीएम केजरीवाल संग मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात को पंजाब विधानसभा चुनाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके बाद सीएम केजरीवाल और सोनू सूद ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सोनू सूद बच्चों को गाइड करेंगे। अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि आज दिल्ली सरकार ने देश के मेंटोर का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, देश के लिए कुछ करने का आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर आप एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं तो इससे बड़ा देश को कोई योगदान नहीं होगा। अभिनेता सोनू सूद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आज बल्लभगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की दी गई सौगात के तहत निर्माणाधीन सुषमा स्वराज राजकीय कन्या कॉलेज में पौधारोपण किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह कॉलेज दिसंबर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। इसलिए उन्होंने निर्माणाधीन कॉलेज के प्रांगण में हरे पौधे लगाए हैं, ताकि जब कॉलेज की शुरुआत हो तो चारों तरफ हरियाली हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सार्थक बनाने की पूरी कोशिश की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज देश की जनता को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी सौगात है। पीएम मोदी 70 देशों के बराबर मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश में खेलो हरियाणा का आगाज हो गया है। करनाल में उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यूपी धनखड़ ने शिरकत की।
खेलो हरियाणा कार्यक्रम के दौरान 3 दिनों तक 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के बीच राज्य स्तरीय खेल होंगे। फुटबॉल, टेबल टेनिस और बॉक्सिंग के मुकाबलों में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा राज्य उत्पादन, सेना और खेलों में सर्वश्रेष्ठ भागीदारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने में हरियाणा के खिलाड़ियों की हिस्सेदारी 50% रही। खिलाड़ी हमारी प्रेरणा है। यमुनानगर में खेलो हरियाणा प्रतियोगिता का उद्घाटन तेजली खेल परिषद से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। इस मौके पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद भी पहुंचे। कुरुक्षेत्र में भी खेलो हरियाणा का आगाज हुआ। उपायुक्त मुकुल कुमार ने खेल और युवा कार्यक्रम विभाग की तरफ से आयोजित खेलो हरियाणा प्रतियोगिता के उद्घाटन किया। खेलो हरियाणा के तहत फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल उत्सव का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर खेलों की शुरुआत की। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेलों में आने वाला देश का भविष्य हरियाणा है, जो आज भी है और कल भी होगा। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत इसका मूल मंत्र है। अंबाला में खेलो हरियाणा गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा की कड़वी सच्चाई यह है कि हरियाणा में हॉकी के खिलाड़ियों के लिए सुख सुविधाओं की बहुत कमी है। उनका यही प्रयास है कि हॉकी के लिए पूरे हरियाणा में एस्ट्रोटर्फ को बढ़ाया जाए। हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें 7.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। वहीं गुरुग्राम में 70,000 लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के लिए की तैयारियां पूरी, जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया, जहां लोगों को अलग अलग जगहों पर वैक्सीन की सुविधा दी गई। अंबाला में 221 जगह पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। में 200 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। शहर में 4 जगह ड्राइव थ्रू के जरिए भी टीकाकरण किया जा रहा है। अंबाला में 9 लाख से ज्यादा और भिवानी जिले में 5,93,000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हुए। फतेहाबाद में 4,64,000 लोगों को लगी वैक्सीन। तीसरी लहर की आशंका के बीच सिरसा में लोग कोरोना को लेकर लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे। सिरसा के रेलवे स्टेशन में ज्यादातर लोग बिना मास्क के पहनते ही घूमते हुए नजर आए। स्टेशन पर यात्रियों को जागरूक करने का जिम्मा रेलवे पुलिस का होता है, लेकिन रेलवे पुलिस भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हुए नजर आई। रेलवे पुलिस के अधिकारी ने बताया कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए रेलवे पुलिस लगातार यात्रियों को कोरोना के नियमों की पालना करने के लिए जागरूक कर रही है। कोविड रोकथाम को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। हरियाणा में अब तक 1,52,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लगभग 8 लाख लोगों को मेगा कैंप के माध्यम से वैक्सीनेट किया जा रहा है। भिवानी जिले में 40,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। भिवानी के मीडिया सेंटर में भी मेगा वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया, जहां पर आमजन कैंप में पहुंचकर लाभ उठा रहे हैं। रोहतक की सड़कों पर घूम रहे लावारिस और आवारा पशुओं की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। सड़कों पर ज्यादातर गाय और सांड अधिक संख्या में होने की वजह से रोहतक में एक बड़ी समस्या बन गए हैं। रोहतक शहर में तो हालात इस कदर तक खराब हैं कि हर सड़क और चौक चौराहों पर शाम होते ही इन पशुओं के झुंड आ जाते हैं और वाहनों को निकलने तक का रास्ता नहीं देते। आवारा जानवरों की वजह हाल ही में आईएमटी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक सांड ने बाइक सवार एक युवक की जान ले ली। भिवानी हिसार मार्ग पर एक बस और ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 4 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। हादसा बस द्वारा ओवरटेकिंग के दौरान हुआ। पंचकुला में मोरनी रोड पर गंभीर रूप से घायल और संदिग्ध हालत में मिली युवती। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ऑटो चालक पर युवती को सड़क किनारे फेंकने का आरोप लगा। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले में जुटी है।
कैथल में डॉक्टर की पिटाई के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पिटाई के मामले में महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग ने सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। वहीं प्रेस वार्ता में डीसी ने कहा कि बहुत गंभीर मामला है जिसमें जांच चल रही है। गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच कर रही है। रादौर में जिला योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। सरकारी अस्पताल के सामने स्थित कॉलोनी में योजनाकार विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलवाया। इस दौरान किसी तरह की कोई अनहोनी न हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार ने बताया कि रादौर में 2 अवैध कॉलोनी में निर्माण को ढाया गया है। सभी को पहले नोटिस जारी कर अवैध निर्माण खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन अवैध निर्माण को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद योजनाकार विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण धराशायी कर दिए। नरोडा में मनरेगा योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सीएम विंडो पर हुई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि गांव समालखा में मनरेगा योजना फर्जी मजदूरों की हाजिरी, फर्जी काम और फर्जी मजदूर के जरिए चलाई जा रही है। शिकायतकर्ता ने सबूतों के साथ मनरेगा में चल रही बड़ी धांधली की शिकायत सीएम विंडो पर की थी। सीएम कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय को पूरे मामले की पड़ताल के निर्देश दिए। सीएम विंडो पर हुई शिकायत की जांच के लिए शिकायतकर्ता और मनरेगा मेट को बीडीपीओ कार्यालय में बुलाया गया। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए। मनरेगा मेट ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। कैथल के अस्पताल में युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में विधायक लीला राम ने कहा कि जनता के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर इलाज के लिए होते हैं, मारपीट के लिए नहीं। रेवाड़ी में धारूहेड़ा नगरपालिका चेयरमैन पद के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जहां पहले दिन दोपहर तक नामांकन नहीं हुआ। यह नामांकन की प्रक्रिया 2 तारीख तक चलेगी और 12 सितंबर को चेयरमैन पद के लिए मतदान होगा। प्रचार होर्डिंग के लिए जगह चिन्हित कर दी गई है। सीएम फ्लाइंग टीम ने करनाल के गांव रंबा में 2 राशन डिपो पर छापा मारा। सीएम दस्ते की इस कार्रवाई के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। भवानीखेड़ा के करीबन 2 दर्जन गांव में परिवहन बस सेवा नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान है। स्कूली छात्राओं को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार के बावजूद भी गांव में परिवहन सेवा पटरी पर लौटने का नाम नहीं ले रही है। लोहट हत्याकांड में संदिग्ध का वीडियो आया सामने। पुलिस की 4 टीमें कर रही काम। 17 जगहों की ली गई सीसीटीवी फुटेज। 7 दिन पहले दरियापुर गांव के पास हुई थी रोहित नाम के युवक की हत्या। आधा दर्जन बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर रोहित को किया था छलनी। पुलिस के हाथ नहीं लग पाया हत्याकांड से जुड़ा हुआ कोई ठोस सुराग। कोसली में बुधवार शाम बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि फायरिंग के दौरान युवक भाग निकला, हालांकि उसके एक हाथ में गोली के छर्रे लग गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि भागते समय बदमाशों की पिस्टल और कारतूस मौके पर गिर गए। कोसली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोसली के बाकरी गांव का रहने वाला इशू गांव के मेन रोड के पास किसी साथी के साथ खड़ा हुआ था, तभी 4 बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम सिरसा के किसानों को रास आ रही है। सिरसा के किसान धान की फसल की बिजाई को छोड़कर अब दूसरी फसलों की बिजाई कर रहे हैं। सिरसा जिला में धान की बिजाई दूसरे जिलों से ज्यादा की जाती थी। पिछले काफी समय से सिरसा के साथ साथ हरियाणा के अनेक जिलों ने पानी की कमी के कारण हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किसानों को धान की बिजाई नहीं करने की अपील की थी, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। धान की बिजाई नहीं करने से जहां एक और सरकार को पानी की बचत हो रही है, तो वहीं किसान भी धान की फसल की बिजाई नहीं करने से लाभान्वित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार ऐसे किसानों को 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से सम्मानित भी कर रही है, जिन्होंने धान की बिजाई की बजाय दूसरी फसलों की बिजाई की है। पलवल में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते सरकारी मिडिल स्कूल पानी का तालाब बन चुका है। बारिश और आसपास के इलाके का गंदा पानी स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो रहा है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 4 और 5 के लिए 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कक्षाओं के छात्रों को केंद्र द्वारा जारी पत्र के अनुसार उनके माता पिता की पूर्व अनुमति से स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। स्कूल में एंट्री के समय बच्चों का तापमान मापा जाएगा। पूरी डिटेल मुख्यालय को भेजनी होगी। एक दिन में 50% बच्चों को ही बुलाया जाएगा। सिरसा के कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जिसकी 26 अगस्त आखिरी तारीख थी, लेकिन अब विद्यार्थी की समस्याओं को देखते हुए इस तारीख को आगे बढ़ाया गया है। कैथल के गांव दुमाड़ा के ग्रामवासियों ने सरकारी मिडिल स्कूल को ताला लगा दिया। गांव वालों का कहना है कि स्कूल में केवल एक हेडमास्टर है और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। कोरोना की वजह से लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई पहले से खराब हो चुकी है। अब स्कूल खुले तो अध्यापक नहीं है। उन्हें आश्वासन मिला था कि जल्दी स्कूल में अध्यापक आ जाएंगे, लेकिन अभी तक स्कूल में कोई अध्यापक नहीं आए हैं। गुरुग्राम में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल कराने के नाम पर एक खिलाड़ी से 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। शिकायत के आधार पर सेक्टर 50 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का लेटर दिखाकर कहा कि उनका सिलेक्शन हो गया है। लेटर देने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की गई और कहा कि इसके बाद भारतीय टीम में जगह मिलेगी। आगे आरोपियों ने उन्हें आशुतोष बुरा, चित्रा बुरा और पुष्कर तिवारी से गुरुग्राम के सेक्टर 49 इलाके में मिलवाया। अंशुल के पिता ने 3 किश्तों में पैसे दिए, लेकिन टीम में अंशुल का नाम नहीं था। तिगांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने कहा कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको जल्द ही पास कर दिया जाएगा। इससे लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध कॉलोनियों में रह रहे थे, अब वो भी सरकार की सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा जल्द ही पूरी विधानसभा में लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अंबाला में रेलगाड़ियों में टीटी बनकर यात्रियों से पैसे वसूलने के मामले में राज्य रेलवे पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान ज्योति प्रकाश के रूप में हुई है। पकड़े गए पहले आरोपी पंकज कुमार ने पुलिस रिमांड के दौरान ज्योति प्रकाश का नाम बताया था, जिसे जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हाईवे 44 से सटी राई तहसील में चोरों ने दर्जनों दुकानों की ताले तोड़कर लाखों के सामान पर किया आत्मसात। थाने की 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने दिया घटना को अंजाम। बारी बारी से अलग अलग खोखे पर की गई चोरी की वारदात। उत्तराखंड में बारिश ने कई जगहों पर मुसीबतें खड़ी कर दी। बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर जाखल नदी पर बने पुल के बीच का बड़ा हिस्सा भरभराकर ढह गया। पुल की ढहने से 2 छोटे मालवाहक वाहन और एक कार बह गई। इस दौरान कार सवार एक व्यक्ति चोटिल हो गया। पुलिस ने पुल पर पूरी तरह से आवाजाही को बंद करा दिया। सूचना मिलने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर पहुंच गए। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। 24 घंटे में सामने आए 44,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 26 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा। 24 घंटे में कोरोना के 30,077 नए मामले आए सामने, जबकि एक दिन में 162 की मौत हो चुकी। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अब भी एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,108 नए केस आए सामने। एक दिन में 159 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 45 नए केस मिले। एक दिन में 21 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 413 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 16 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने तोड़ा दम। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000। मंडी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश परेशानी का कारण बनता जा रहा। बारिश के कारण नेशनल हाईवे 21 ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। लगातार हो रही भूस्खलन बड़े हादसे को न्यौता दे रहे। वैकल्पिक मार्गों से भी लोगों को भेजा जा रहा है। हिमाचल के निचले जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में आज और कल भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। तेज बारिश के चलते प्रदेश में छोटी बड़ी 84 सड़कें बंद हैं। बिलासपुर में 2 और मंडी, सिरमौर में एक कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुआ।